हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। आई होप आप लोग बढ़िया हो, घर पे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। हालांकि मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, लेकिन ये समझाऊंगा भी आखिर होता है कि उसकी एकदम बढ़िया फील भी दूंगा। और वो समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ी सी मतलब मैग्नेटिक फील्ड बतानी पड़ेगी, मतलब उसका इंट्रोड आपको पता है, फिर आपको ग्रेविटेशन फील्ड भी बतानी पड़ेगी। ये फील्ड बेसिकली एक टर्म है जो हमने मतलब एक चीज़ को देखा और उसको नाम दे दिया। जैसे कि आपने देखा होगा एक मैग्नेट होता है, या आप अर्थ पे ग्रेविटेशन फील्ड आपने 11th में नाम सुना है। ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है कि आप, उसका मतलब क्या है कि आप अर्थ, मतलब फील्ड समझिएगा आप, मुझे पता है उसकी डेफिनेशन कुछ दूसरी है। आप क्या करते हो, यहाँ पे एक बॉल छोड़ते हो और बॉल को जैसे ही छोड़ते हो तो बॉल किधर जाती है, नीचे जाती है। तो क्या करती है, अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड क्रिएट किया जिसकी वजह से वो अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही मैग्नेट करता है, मैग्नेट क्या करता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, जिससे वो आयरन के पार्टिकल्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो कभी कभार उनके पास भी चला जाता है, वो भी डिपेंड करता है आयरन का साइज क्या है। ठीक है, तो वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे चार्ज के साथ भी है। वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, जो कि दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर अपना फोर्स लगाता है। जैसे कि एक मैग्नेट होता है, ग्रेविटेशन फील्ड, यहाँ पे ये डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो नोट्स में तो लिख लो, और हाँ कॉपी पेन निकाल के ही आप लेक्चर को देखा करिए जो भी देखते हो। तो जो ग्रेविटेशन फील्ड होती है, एक बार लिख दो पूरा, उसके बाद नहीं लिखूँगा। ग्रेविटेशन फील्ड ये क्या करती है, ये दो मासेस को अट्रैक्ट करती है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एमएफ, वो क्या करती है, हाँ बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ, वो दो चुंबक को बीच में अट्रैक्ट या रिपेल करती है, मैग्नेट्स को, यानी दो मैग्नेट्स को के बीच में फोर्स है, इंटरेक्शन बिटवीन टू मैग्नेट्स, इंटरेक्शन बिटवीन टू मासेस। और वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें बताती है इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। हाँ, आपने इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस पढ़ रखा है कि हमने पता था कि क्या पढ़ा था, एक चार्ज क्यू है, अगर उसके आसपास उसके एरिया में कोई अगर हम चार्ज पार्टिकल लेके आते हैं, मान लीजिए कोई चार्ज है, यहाँ पे एक क्यू नॉट चार्ज बोला जाता है। इस क्यू नॉट की कुछ खास बात होती है, इसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कि क्या इस एरिया में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। इसकी खास बात ये होती है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है। बुक्स में लिखा रहता है लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0। हाँ, ये एल टी लिखा है मैंने, लिमिट LIM नहीं लिखा है, क्योंकि मेरी आदत पड़ गई है। पता रहता लेकिन गलती से या छोटा भी पड़ता है, क्योंकि हमारे जो जहाँ पे हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ तो उनमें यहाँ पे ये लिखने की आदत पड़ गई है। हम लोग पहले LIM लिखते थे। तो वही है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये हमें ये बताता है कि इस क्यू नॉट का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही छोटा होता है। बहुत छोटा होने से क्या मतलब है, क्योंकि हमें पता है अगर कोई चार्ज होगा वो दूसरे चार्ज को क्या करता है, फोर्स लगाएगा। वो फोर्स क्यों लगाता है, इसके लिए बोला गया कि जो मतलब एक हाइपोथेटिकल बात है कि एक चार्ज अगर दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है, क्यों करता है, क्योंकि वो चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। अपने चारों तरफ की जो स्पेस होती है वहाँ पे एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से दूसरे चार्ज पार्टिकल इन्फ्लुएंस होते हैं। क्या डेफिनेशन में भी वही चीज़ें लिखी गई हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको शायद इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा बहुत चीज़ चमक गया होगा, है ना, शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि क्यों है, अगर आप इस क्यू नॉट को लेके आने लगे, ठीक है, आपको पता चला आप ऐसे लेके घूम रहे थे, लेकिन जैसे आप लेके आए हाथ में तो लगा भाई साहब ये फोर्स लगा रहा था, किधर लगा रहा था, ये प्लस क्यू होती है, ये क्या होता है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये पॉजिटिव होता है, और दूसरी इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही कम होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। क्यों बहुत छोटा होता है, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्यू के, यानी क्यू का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। ठीक है, इसलिए हम इस क्यू नॉट के मैग्नीट्यूड को बहुत ही छोटा लेते हैं, क्योंकि हम इसको टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, दोनों में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आप पढ़ चुके हो। अगर मैं आपको थोड़ा सा कूलॉम लॉ से रिलेट करने की कोशिश करूँ, क्या इसको मैं मिटा दूँ, जो भी यहाँ पे मैंने कचरा इकट्ठा किया है मिटा दूँ, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फील्ड है, जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है, बेसिकली वो है एक कूलम के ऊपर चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली फोर्स ऑन वन कूलम चार्ज। यानी अगर आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप क्या करो, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर निकालनी हो तो उस पॉइंट पे आप क्या करो, एक कूलम का चार्ज रख दो। अगर आपसे कोई पूछता है, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं कैसे समझाऊँ, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज था प्लस क्यू, ठीक है,
इस प्लस क्यू को ऐसा रखा रहने दो। ये क्या करता था, ये इलेक्ट्रिक, हमें पता है कि ये जो क्यू है ये अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए बोला जाता है इसको सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज पार्टिकल या सोर्स बोल दो। ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हम पढ़ते हैं ना कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स निकालते हैं, तो वही है ये। अब हमने क्या किया, यहाँ के इसके पास में एक क्यू नॉट लाया, क्या लेके आने लगे, क्यू नॉट को, जिसकी वजह से आप ऐसा समझिए कि एक जगह थी, हमें चेक करना होता है कैसे, आप ऐसा समझिए अपने पास एक ऐसा वो होता है धागा, जिससे आप वो देखते हो वो वाला जिससे हम लोग हिप्नोटाइज वाला बचपन में करते थे, खेलते थे, वही वाला है। तो ऐसे आपने धागा लिया, उसमें ऐसे बांध दिया चार्ज, कोई चार्ज बांध दिया आपने, अब वो चार्ज है क्यू नॉट को बांधो, किसको बांधो, क्यू नॉट को। आप ऐसे बांध दो, ठीक है, आपके हाथ में है, तो फिर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ऐसे, और यहाँ पर हमने उसको बांध दिया क्यू नॉट को। आइडियल इसको रहना कैसे चाहिए, ऐसे, क्यों, क्योंकि उसकी सिर्फ नीचे ही फोर्स लग रही है जो टेंशन बैलेंस कर दे रहा है। हम लेके चल रहे थे उसको, घूम रहे थे और हिलने नहीं दे रहे थे। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये क्यों, जहाँ मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पे केस दूसरा हो जाता है, ये ऐसे ना रह के ये वर्टिकल से कुछ बेंट हो जाता है और ये हो जाता है क्यू नॉट। यानी इस रीजन में हम इसको एक रीजन में लेके गए जिस पे एक नीचे की तरफ mg तो है, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है जिसको यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला है। ये समझाने का तरीका कि आप पीछे से समझ चुके हो, मतलब पढ़ चुके हो। तो फोर्स बाद में पढ़ा आती है ना, लेकिन हम फोर्स पहले देखते हैं। इफेक्ट, फोर्स बेसिकली क्या है, इफेक्ट है। आप ऐसा समझो, जो फोर्स है आप उसको बोलते हो इफेक्ट, हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन होता है या जो भी आप इसको बोलते हो, क्या एक्सेलरेशन होता है, वो होता है कॉज, नहीं, फोर्स क्या होता है, कॉज होता है, माफ़ कीजिएगा मैं उल्टा लिख दिया। इसको बोलते हैं कॉज, इसको बोलते हैं इफेक्ट। यानी हमें ये दिखा, इफेक्ट दिखा, किसका, कॉज का। फोर्स का हमें सिर्फ इफेक्ट दिखता है, इसलिए हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं फोर्स को। लेकिन हमने जब सोचा कि क्या अगर ये क्यू नॉट ना हो तो क्या अपने चारों तरफ कोई फील्ड क्रिएट करते, तो हाँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपने चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। इतनी चीज़ें बातें मैं बार बार वही चीज़ घुमाऊंगा, आपको कोई मतलब नई चीज़ नहीं मिलेगी। आप इतना समझिए कि क्या है, कोई चार्ज है, अगर आप उसके रीजन में कोई लाते हो, उसको फोर्स क्यों लगती है, क्योंकि वो क्यों लगती है, क्योंकि कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। बात खत्म। जितने मैं बोला वो आप इतना नोट करो, बात खत्म। मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको फील दिया, इतने में ही मेरा काम था, आप इसको नोट करिए। अब आगे हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी बातों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और क्या बात कर सकते हैं, हाँ इसके ऊपर जो वेक्टर क्वांटिटी तो इसके मैग्नीट्यूड तो हम बाद में पढ़ेंगे। जिसका डायरेक्शन है वो क्या है, मैग्नीट्यूड भी हमने बता लिया है आपको, बातों ही बातों में मैंने कहीं ना कहीं आपको बता दिया है। ये सिर्फ एक कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। जिस डायरेक्शन पे एक कूलम, सिर्फ वही है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, एक कूलम चार्ज पे फोर्स। अगर आपसे कोई पूछे कहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इंटेंसिटी होती है, हालांकि वो क्या है, वो है सिर्फ और सिर्फ एक कूलम पे फोर्स, एक कूलम चार्ज पर फोर्स। बस आप इतना ही समझो और इससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। एक कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स है, बस पर लगने वाला फोर्स। दैट्स इट। एक कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगता है उसी को आप उसको पोजीशन पे, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोल देते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा, मतलब एक हेडिंग डलवा के इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप बात करिए, जैसे कि आपसे पूछूं मैं, एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लेता हूँ। जैसे मैं बोलूँ इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मैं यहाँ पे इस पॉइंट को मैं एग्जैक्टली नाम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किधर होगी, तो आपको क्या करना है, सिंपल है, आप यहाँ पे एक कूलम का चार्जर रखो, ठीक है। इस, हाँ आप एक कूलम के बजाय आप क्यू नॉट भी रख सकते हो। इस एक कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा वो तो होगी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं। वो तो सिर्फ एक नाम था, चार्ज अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन अपने से कुछ मतलब क्या बोलते हैं, नॉलेज नहीं मिल रही थी, आप इसको क्या बोल सकते हैं, डेटा नहीं मिल रहा था। तो उस डेटा को मतलब
उससे हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, अपन उसको सवालों में इंट्रोड्यूस थोड़ी ना कर सकते हैं। लेकिन हमने जो पढ़ना है, हमें जिसके ऊपर सवाल करने हैं वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं। आज तक प्रचलन में यही है कहने की चीज़ें हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस पॉइंट पे, लेकिन हम लोग उस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। और ये डिफाइंड होता है, आपको समझा दूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लिखते हैं ई से, ई इज इक्वल टू होता है एफ फोर्स अपॉन क्यू नॉट। अभी मैं लिख के दूंगी, लेकिन आप पहले छोटी छोटी बातें आप समझ जाओ, देखिए एक दूसरे से तभी आप रिलेट कर पाओगे, है ना। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी नॉलेज आप लेते रहो तभी आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया। अब आपसे पूछो इस पॉइंट पे फोर्स, तो मैंने बता दिया, ठीक है। अभी आप समझो इस पॉइंट पे फोर्स कितना होगा, एक कूलम पे फोर्स किधर होगा, इधर होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इंटेंसिटी। अब मैं पूछूं इंटेंसिटी क्या होगी, तो आप इस पर क्या लिखोगे, मैं बोल दूँ यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, R1 है, तो आप बोलोगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, समझे। वैसे ही यहाँ पे बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, किधर होगी, फिर यहाँ पे 1 कूलम का फोर्स लगा, बोलोगे रिपेल करेंगे इधर, फिर यहाँ पे किधर होगा, यहाँ से अगर मैं बोल दूँ ये R2 डिस्टेंस है तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाई R2 का स्क्वायर। भाई फोर्स से ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। समझ रहे हो कि एक कूलम पे जितना फोर्स लगता है उसी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करते हैं। अरे आप देखो यार, क्यू नॉट को अगर मैंने क्या कर दिया, 1 कूलम कर दिया, तो E इज इक्वल टू एफ नहीं हो जाएगा। मैंने बस यही चलाया, कोई जादू थोड़ी नहीं किया हमने। और फिजिक्स में ये बहुत ही फेमस है। अगर आपको फिजिक्स में कोई सी भी डेफिनेशन लिखनी है तो नीचे वाली क्वांटिटी को क्या कर दो, 1 कर दो, और यहाँ पे Q क्या है, 1 कूलम हो जाएगा। तो 1 कूलम पे क्या लगने वाला, फोर्स क्या बेसिकली होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये तो लिखा है। ये F क्या है, 1 कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, वही तो लिख रहा हूँ यार। इतनी से समझ में आया जो बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन लगता है बच्चों को। सिर्फ फॉर्मूला याद रहता है और वो फॉर्मूले से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसको फील नहीं आता है, या कि टीचर है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, और वहीं पे दिक्कत हो जाती है। बोर्ड तो क्लियर कर लेते, लेकिन आगे वाली चीज़ उसको क्लियर होती नहीं है। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। बाद में जब हम लोग तैयारी करने गए तब पता चला। और हम लोग यहाँ पे 12th के बाद ही तो प्रिपरेशन करने जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, इधर भी फोर्स लगेगी और इस फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे तीसरा पॉइंट बोल दो, यहाँ से डिस्टेंस R3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, के क्यू बाई R3 का स्क्वायर। मैंने आपको ये बातों में बता दिया, एक पॉइंट डलवाना था ये मुझे, कोई नहीं। इसको बोलते हैं R4, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी, किधर हो जाएगी, इसका E इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई R4 का स्क्वायर। यानी अगर आप ध्यान से देखो, गौर से देखो, कि अगर मैं पूछूं एक प्लस क्यू चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगी, तो आप बोलो अवे, ऑलवेज, चाहे जिधर भी आप किधर भी रखोगे वो भाई आपको पता है क्यों अवे होगी, क्योंकि जो प्लस क्यू चार्ज है वो हमेशा प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव चार्ज रिपेल इच अदर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, हमेशा अवे रहेगी। क्योंकि भाई साहब अगर आप वहाँ पे कोई चार्ज लेके आओगे, पॉजिटिव कोई चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज लेके, तो वो उसको क्या करेगा, हमेशा अवे देके लेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से हमेशा किधर रहती है, अवे फ्रॉम चार्ज। ये होती है। अभी एक पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। वहाँ पे भी करेंगे, पहुँचेंगे, फिर आपको बताएंगे, है ना, प्रॉपर्टीज़। अब सेम चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, तो आपका क्या जवाब होगा। आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, कंफ्यूज हो रहे हो तो आपकी कन्फ्यूजन आपने कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा ज़रूर, ठीक है। मतलब सोल्यूशन तो करना ही करनी है। तो माइनस क्यू है, इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, फिर क्या है, 1 कूलम पे चार्ज देख लो, आप लेके आओगे इस पॉइंट पे, 1 कूलम इस पॉइंट पर रखोगे, इस पॉइंट पर रखोगे और इस पॉइंट पर रखोगे, तो आपको दिखेगा कि हमेशा जो फोर्स है वो इधर ही लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसको पकड़ के रखो। अब ये नहीं है, ये है सोर्स चार्ज। मैंने बोला गया था ये सोर्स चार्ज, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना। अब बहुत खिलवाड़ कर लिए दोनों चार्ज के साथ, अब इसके साथ नहीं खिलवाड़ करना अभी तक के लिए। इस माइनस क्यू के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, ताकि आपको पता रहे कि हम उसको टेस्ट करने के लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे क्यू नॉट आने से बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए हम 1 कूलम लाते हैं ताकि 1 तो गायब हो जाए, दिक्कत ही ना हो लोगों को। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगी, टूवर्ड्स द चार्ज रहेगी ऑलवेज। क्यों, क्योंकि भाई सब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट वायरस, तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टूवर्ड्स दी चार्ज होगी। तो अभी हम इसके जो भी पॉइंट्स हैं वहाँ पे लिख लीजिए, और ये आप अपने नोट्स में भी कहीं ना कहीं पॉइंट डाल के बना लीजिए ये फिगर, ठीक है। लिखवाने को जो भी चीज़ें आपको नोट्स में मैं बोर्ड पे
लिख दूंगा, हालांकि मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोगों को शायद उसकी ज़रूरत पड़ जाए, जो नोट्स मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, नोट्स को काफ़ी सीरियस वे में बनाते हैं। ऐसा हम लोग उसमें नहीं आते थे, नोट्स को काफ़ी सीरियस नहीं बनाते थे। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब काफ़ी लोग कन्फ्यूज होंगे कि ये लिखा क्या है, तो मैं एक बार इसको पढ़ दूंगा और ये रही आपकी हेडिंग, ठीक है, ये आपकी हेडिंग रही, दोनों है। अब इसको मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड्स में पूछा जाता है। और अगर बोर्ड में आपको डेफिनेशन पूछे तो आप ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा। हालांकि मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर है क्या, और आप समझ चुके हो कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं और जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसके बारे में भी हम लोग आगे कुछ लेक्चर तो चलने वाले हैं ये, ठीक है, ये जो टॉपिक है। तो ये इसका डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ ई लिखा है जानबूझ के, इलेक्ट्रिक फोर्स है ये क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। यहाँ पे ये पॉइंट नीचे क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी क्यू नॉट को ही हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हालांकि पॉजिटिव मुझे ये बताने के लिए लिखना पड़ा ताकि आप कन्फ्यूज ना हो कि जो टेस्ट चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव ही, ठीक है, टेस्ट चार्ज कभी भी निगेटिव नहीं होता है। प्लेस एट पॉइंट डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, ये डेफिनेशन है, भी आपको समझाऊंगा क्या है। अच्छा, आप एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि ये हमेशा पॉजिटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रू टेस्ट ही क्या होता है रिपल्शन, इसलिए क्या होता है हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। निगेटिव हो सकता है तो अट्रैक्ट करेगा, तो वहाँ पे रिपल्शन, अगर दो बॉडी रिपेल करे तो वहाँ पे पक्के से क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उन पे, नहीं तो फिर वहाँ पे कोई दूसरी फोर्स भी लग सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसलिए रिपल्सन जो होता है वो ट्रू टेस्ट होता है इलेक्ट्रिफिकेशन का, इसलिए हमेशा क्या लेते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं। फिर से एक टर्म ही है और इसको डिफाइन किया गया इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट टर्म है। अब ये क्या बोल रहा है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे ले आइए आपकी जेब में से, ठीक है, ऐसे क्यू नॉट निकालिए, यहाँ पे रख दीजिए। अब इस पे लगेगी फोर्स, क्यों, क्योंकि ये तो चार्ज है। अब जिधर ये चार्ज लग रहा है और हमने फोर्स कैलकुलेट करना सीखा है, तो हम इस पर क्या करेंगे, फोर्स देखेंगे किस मीडियम में रखा है। अगर किसी मीडियम में रखा हो तो के की वैल्यू आप एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, है। अगर किस में रखा हो, एयर में रखा हो, तो हम देखा क्यू नॉट पे जो फोर्स लग रही इधर लग रही है, तो हमने बोला ठीक है एयर में रखा गया है और यहाँ पे इस पॉइंट से, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, किसी मेन पॉइंट से पूछा गया होगा, यानी यहाँ से आप ऐसा देखो, ठीक है, और आपने देखा इस पर इधर फोर्स लग रहा है। अभी मैं ज़्यादा पे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जितना पॉइंट किया पता है उधर ही, इस पर इधर फोर्स लग रहा है। आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, इधर फोर्स लगा, तो आपने बोला ठीक है हमें फोर्स पता चल गई, हमें फोर्स कैलकुलेट करना आता है, अभी अब थोड़ा सा और सीखोगे। फिर बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था, लो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू एफ ई अपॉन क्यू नॉट, दैट्स इट, यही तो है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खत्म। गलती से मेरे मुंह से भी कभी बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, समझ में आई बात। आपसे पूछो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, क्या करना है, जेब से निकाला, सब वहीं से उठा के ला के रख दूँ, लो यहीं से उठाया, यहीं पे ला के मैंने रख दिया क्यू नॉट, ये मेरा क्यू नॉट है। मेरा क्यू नॉट कहाँ गया, ये रहा छोटा सा चार्ज, मैंने यहाँ पे रखा, और यहाँ पे रखते ही ठीक है मुझे लगा भाई साहब इस पर जो फोर्स है वो किधर लगा है, इस पर जो फोर्स है वो इधर लग रहा है, एफ ई, तो आप बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, एफ ई अपन क्यू नॉट, दैट्स इट। फोर्स निकालना हमको आता है, बात खत्म, क्यू नॉट से डिवाइड कर दो। अब इसके बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले इसके जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं बोर्ड्स में उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स की न्यूटन साहब, मतलब न्यूटन लिखते हैं, चार्ज की कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। पहले तो यूनिट, डायमेंशन भी पूछी जाती है, तो डायमेंशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डायमेंशन, अब डायमेंशन के लिए फोर्स की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, डायमेंशन निकालनी आती है ना, कि भूल गए, डायमेंशन कैसे निकालते थे वो तो आपको पता ही होगा। तो मैं यहाँ पे ये मान के चलता हूँ आपको डायमेंशन निकालनी आती है, तो फोर्स की डायमेंशन ऊपर लिखेंगे एम एल टी माइनस 2, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, क्यू इज इक्वल टू आई टी, ए टी होती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, और ये हो जाएगी इसकी
डायमेंशनल फार्मूला MLT-3 -1 और उसकी डायमेंशन क्या है 1 1 -3 -1। समझ में आई बात? पूछा जाता है, मतलब पूछा भी गया है, आपके हाल फिलहाल में पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से नोट करिए, कॉपी करिए और इसको याद भी रखिएगा, ताकि पूछने वाली चीज़ें हैं तो पूछ लेगा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, एक नंबर पूछ लेगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब हम बात करने, ये आप पढ़ चुके हो मुझे पता है, और मैंने आपको पढ़ा भी दिया बातों बातों में, लेकिन आप फिर भी पढ़ता कर लो, क्योंकि ये बेसिक है। और फिर अगेन ये आपसे पूछा जा सकता है आपके हाल फील्ड एग्ज़ाम्स में। मान लीजिए आपसे ये प्लस क्यू है, ठीक है, आपसे पूछिए ये आइसोलेटेड पॉइंट से, आइसोलेटेड अकेला तनहा, जैसे आप और हम हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है P और जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है R है। आपसे बोला गया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताने का सबसे प्यारा सा तरीका क्या है, जहाँ पे भी स्टेप 1 क्या है, 3 तरीके हैं इसके। स्टेप 1, जहाँ पे आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे रख दो पहला पॉइंट, उस पॉइंट पे क्या रखो, उस पॉइंट पर Q0 ला के रख दो, अपने पॉकेट से निकालो और रख दो, उस पॉइंट पर Q0 को रख दो, को रखो, अभी रखो नहीं, ऐसे ये ज़्यादा मजा आता है, को रखो, है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है स्टेप 2, उस पॉइंट पर फोर्स कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स कैलकुलेट करो, ज़्यादा अच्छा लगता है, फोर्स कैलकुलेट करो, या इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस कैलकुलेट करिए, फोर्स कैलकुलेट करो। अरे यार क्या लिखूँ मैं, CALCULATE, कलकत्ता लिखने जा रहा था बता, कैलकुलेट करो। अब क्या करना है, फोर्स को Q0 से डिवाइड कर दो, फोर्स को Q0 से डिवाइड करो। कैसे लिखा जाता है, ऐसे से डिवाइड करो, और डिवाइड करने पे व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। अब जो जो करा है वो करो। हमने क्या किया, निकाल के रख दिया, Q0 रखा, अब फोर्स कैलकुलेट करो। अरे वाह, तो आपको आता है। और ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि मुझे पता है फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी, FE। अब इधर फोर्स लगी तो हमें फोर्स की वैल्यू पता है, तो किधर हो जाएगी, Q0 बाई R²। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप क्या है, फोर्स को Q0 से डिवाइड करो। तो फोर्स को Q0 से डिवाइड कर दिया और उससे हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। E = हो जाएगा Q0 बाई R² अपॉन Q0। व्हाट विल वी गेट, KQ बाई R²। खत्म, यही तो है। किसी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये रख दो। और वही तो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ रहा है, E = KQ बाई R²। जहाँ पे जो Q है वो सोर्स से चार्ज है, Q क्या है, ये वाला चार्ज है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो Q आ रहा है यहाँ पे। R² भाई दूरी है, कुछ कुछ फोर्स के समान लग रहा है, और यहाँ पे चार्ज कितना है, 1 कूलम के ऊपर लग रहा है लगभग। वो तो वही मैं आपको बता रहा था ना पहले ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली वॉट, 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स। खत्म, बस इतनी के लिए इतना परेशान होते हो आप लोग। मैं भी बहुत परेशान था यार, आपको पता है पेपर के पहले मैं बहुत परेशान था, साली इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे नहीं आती है। वो होता नहीं मंथली टेस्ट हम लोगों के उसमें, ठीक है, वो मंथली टेस्ट था और हमको यही नहीं आ रहा था, हम बैठ के रट्टा मार रहे थे इसको। अब कहा था, वो हमारे टीचर थे, नोट्स लिखवा दिया करते थे और मंथली में टेस्ट लेते थे, जिससे हमको क्या मिलते, इंटरनल मार्क्स मिलते थे। तो वो दे दी हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार ही नहीं थी, दो के बीच में फोर्स। अरे हमको तो वो क्वेश्चन भी कठिन लगते थे, वो पॉलीगन टाइप के न्यूमेरिकल वाले भी कठिन लगते थे। एक क्वेश्चन था जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था, वो भी कठिन लगता था। खैर वो सब बात की बातें हैं। वैसे ही आप मुझे ये बताइए कि अगर मैंने यहीं पे -Q रखा होता +Q की जगह पे, और यही पॉइंट P होता, यहाँ से भी डिस्टेंस कितनी होती, R फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता वो उतना ही रहता, KQ बाई R²। पर यहाँ पे उसकी डायरेक्शन उलट जाती, क्यों, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन उलट जाती है ना। फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ये
तो क्यू नॉट के ऊपर जिधर फोर्स लगे या 1 कूलम के ऊपर जिधर फोर्स लग रही है डायरेक्शन वही, और हमको पता भी तो है प्लस क्यू चार्ज की वजह से अवे, माइनस क्यू चार्ज की वजह से टुवर्ड्स। समझ में आई बात? वही तो मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, इसी पॉइंट पे मिटाऊंगा नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ई है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, ठीक है। अब आपको पता होगा कि अगर ई आर की वैल्यू को मैं बहुत ज़्यादा कर दूँ, यानी टेंडिंग टू इन्फिनाइट कर दूँ, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और अगर मैं आर की वैल्यू क्या कर दूँ 0 कर दूँ, टेंडिंग टू 0, तो ये चीज़ उलट जाएगी। टेंडिंग टू इन्फिनाइट एग्जैक्टली 0 नहीं पुट कर सकते ना, हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पे जिसका ग्राफ बनता है, सॉरी ग्राफ, अरे एक बार मेरा मज़ा ले लिया गया था, मैं ग्राफ को ग्राफ बोलता था, तब से मैंने बोलने छोड़ दिया। अरे वो पढ़ाते नहीं है 11th में, मेरा पहला साल था पढ़ाने का, और मैं पढ़ा रहा था तो मेरे मज़े ले लिए गए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई और आर, और आप देखो ध्यान से इस ग्राफ को आर की वैल्यू अगर इन्फिनाइट है तो ई की वैल्यू को टेंडिंग टू 0 है। 0 कब होगी? जब ये पॉइंट एक्स एक्सिस को टेंड करे, मतलब टच करे, और अभी बढ़ रहा है, ये इन्फिनाइट की तरफ बढ़ रहा है और वो 0 की तरफ बढ़ रहा है। इन्फिनाइट पे जाके ये काम हो सकता है, ठीक है। और वैसे यहाँ पे भी है, अगर आप एग्जैक्टली 0 कर दोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होती है। अभी मैं आपको जो पॉइंट आपको याद करने हैं वो मैं आपको लिख भी दूंगा, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला अब तक हम पढ़ रहे थे ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। आप इतना नोट करें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो आपको नोट करना है वो मैंने पहले से ही नोट कर दिया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि जो E = KQ/R² का जो फॉर्मूला है वो कहाँ कहाँ और कब कब क्या इसकी लिमिटेशन है, वही सेम लिमिटेशन है। क्योंकि हमने फोर्स कैसे करके निकाला है, हाँ आपको पता चल गया होगा कि जो हमने फोर्स है, फोर्स का तो फॉर्मूला निकाला है, कौन सा? कूलॉम्स लॉ वाला, फोर्स करके तो निकाला है। तो जो जहाँ जो लिमिटेशन फोर्स की रही होगी वही इसकी रही होगी। समझ में आई बात? पक्की बात, दैट्स इट, ख़त्म। अच्छा, आपने वहाँ पे सुना होगा लिमिटेशन वाला फॉर्मूला। तो लिमिटेशन में हमने जब बात की थी तो एक चार्ज को हमने क्या किया था, रेस्ट में रखा था, दूसरे चार्ज को मोशन में कर दो। यहाँ पे कौन से चार्ज को आप रेस्ट में रखना चाहोगे? जो दोनों में से कोई भी आप सोर्स को रखो चाहे टेस्ट चार्ज करो रखो। यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, इसलिए यहाँ पे ठीक है। अभी आपको मैं बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में निकालना भी सीखेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाई क्यू नॉट। या एक कूलम पे जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगे उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ पे आप एक पॉइंट और लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव चार्ज के लिए, क्या होगी, अवे रहेगी, अवे फ्रॉम चार्ज, और नेगेटिव के लिए क्या रहेगी, टूवर्ड्स द चार्ज। गलत मार्कर उठा लिया, ठीक है। अब ऐसे इसका आप फिगर भी बना सकते हो कि ये प्लस क्यू है, इससे आप अवे, और ये माइनस क्यू है। हालांकि ये चीज़ आपको फिर से मिलेगी, कब आपको मिलेगी, जब आप पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। यहाँ पे है अवे फ्रॉम चार्ज और टूवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव की वजह से अवे। यहाँ पे आप ग्राफ भी बना सकते हैं, E = KQ/R² का, बहुत ही बेसिक सा ग्राफ होता है ऐसे, ये वाला E = और R वर्सेस का। यहाँ पे आपको जो पॉइंट जानना है वो ये है, E टेंडिंग टू इन्फिनिट कब, जब R टेंडिंग टू 0 होगा, E टेंडिंग टू 0 कब, जब R टेंडिंग टू इन्फिनिट होगा। दैट्स इट। आप इतनी चीज़ें अपने नोट्स में नोट कर सकते हो। कॉपी पेस्ट का ज़माना है, आप कॉपी करिए फिर पेस्ट कर दीजिए। अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। कौन से फॉर्म की? वेक्टर। जैसे हमने कूलॉम लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ा था वैसे इसका भी पढ़ेंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। क्या करते थे, प्लस क्यू रखो, मतलब ऐसे बेसिक से समझ लो ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे आपको मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, मान लो आर वेक्टर है। अरे यहाँ से यहाँ तक पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है। बस क्या करना है, आर वेक्टर पे आप क्या करते थे, मैंने आपको शायद बता नहीं था, आपको पता होगा, जो एफ वेक्टर फॉर्म में होता था उसका फॉर्मूला क्या था, KQ1 Q2
बाई आर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब यहाँ पे जो आर एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी तो उसकी क्या होगी, हेड्स भी होंगे, उसके टेल भी होगी। तो उस आर वेक्टर का जो हेड होता है वो उस पर रखते थे, उस चार्ज पर जाता था या उस डायरेक्शन में जाता था जिस पर हमको फोर्स निकालनी होती थी। वही चीज़ यहाँ पे हमको किस पर फोर्स निकालनी होगी, किस पर, यानी यहाँ पे, यानी आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, क्यू से अवे है। वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको कि जिस पर भी फोर्स निकालना है आर वेक्टर का हेड उसी पर रहेगा। हाँ, यहाँ पे Q1 और Q2 को साइन के साथ रखते थे, पुट विद साइन। ठीक है, क्या दिख रहा है? अब बस यहाँ पे क्या करना है, आपको फोर्स निकालना है। तो अब इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। पहला बेसिक तरीका, आप फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर रख दो, ई का वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करना है, फोर्स का वेक्टर में रख दो, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी क्यू नॉट पे वही तो होगी, और यहाँ से फोर्स किधर लगेगा, इधर, तो एफ ई की जो डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म है वो उधर हो जाएगा, तो एफ ई अपॉन क्यू नॉट कर दे दीजिएगा। और एफ ई का फॉर्मूला क्या है, के क्यू नॉट बाई मॉड ऑफ आर क्यूब इंटू आर कैप, आर वेक्टर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाई आर वेक्टर का मॉड का क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये तरीका पहला है जो कि बच्चों को थोड़ा कम पसंद आता है, क्योंकि वो फोर्स वाले वेक्टर फॉर्म को याद ही नहीं रख पाते हैं। अब ये वाला तरीका आप सुनिए, जो तरीका आपको शायद आसान लगे। ठीक है, वो मैंने इससे रिलेट करने की कोशिश की, जो आपको पढ़ाया गया था पीछे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वहाँ से रिलेट करने की कोशिश की है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में पता है कि यहाँ से अगर डिस्टेंस आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में हमें पता है, E इज इक्वल टू है के क्यू बाई आर स्क्वायर। पर डायरेक्शन के बारे में हमें कोई पता नहीं है। अच्छा, आप बताइए, डायरेक्शन जो है वो क्या आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी? अब उसे लाइन में होगी, चाहे उससे उसी के डायरेक्शन में, चाहे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो फोर्स है वो लाइन, उसी दो चार्जेस को मिला दो उसी लाइन के अलॉन्ग लगती है। तो ठीक है भाई, फोर्स इसी आर वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, चाहे आगे होगी चाहे इधर। और हमें पता है कि आर वेक्टर की डायरेक्शन ऑफ फोर्स अभी वाली है, अभी वाली जो फोर्स है वो आर वेक्टर की डायरेक्शन में है। आर वेक्टर की डायरेक्शन मतलब, आर वेक्टर की डायरेक्शन मतलब आर कैप, आर वेक्टर की डायरेक्शन मतलब आर कैप। यही तो हमको पता है, कैप क्या बताता था, डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या कर दो, डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो बस, ई वेक्टर इक्वल हो जाएगा, जब यहाँ पे आर कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगी डायरेक्शन, काम खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। पर हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, हमें पता है कि आर कैप को लिखते कैसे, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो वो चीज़ यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा, के क्यू बाई, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, क्योंकि आर वेक्टर का मॉड आर ही तो आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। और ये चीज़ देखो 3 बार लिखी गई है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई मॉड ऑफ आर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये भी तरीका है। फिर से अब वेक्टर फॉर्म हमको कब यूज़ करना चाहिए, वेक्टर फॉर्म हमें तब यूज़ करना चाहिए जब हमको सवालों को इमेजिन करने में दिक्कत आ रही हो, तब उसको आई जे के कैप में तोड़ लेते हैं, क्योंकि जहाँ भी 3D में आता है तो हमारी सीधी सपाटी गुल हो जाती है, क्योंकि 3D में इमेजिन करना भाई कठिन है, क्योंकि हम लोग 2D में फिगर बनाते हैं। अब यहाँ पे एक पिरामिड वाला क्वेश्चन आ जाए, वो तो मैं फिगर बना ही नहीं पाता, इसलिए मैंने उसको कराया ही नहीं, है ना। यहाँ पे एक क्यूब वाला क्वेश्चन आ जाए, उसमें डायरेक्शन तो समझने में मतलब हो जाता है, तो कैसे समझोगे, एक डायरेक्शन फोर्स इधर, एक इधर, एक उधर, भाई दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए मैं एक्स वाई जेड एक्सिस को इंट्रोड्यूस करा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और फोर्स को आई जे कैप में लिख देते हैं। तो वही चीज़ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म ये है, ये आप भी याद रख सकते हो। हाँ, मैं तो सब कुछ बोलूँगा कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो बिना नोट्स के आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो आपको वैसे ही याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है, तभी आपको शायद मज़ा आए पढ़ने में। अपना नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, हम उसकी बात करते हैं। अब ये सिंपल है, वैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टाइप का ही है। क्या करते थे, नेट फोर्स निकालते थे, वही चीज़ है। मान लीजिए यहाँ पे अपने पास क्या है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आसपास एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है। मैं बोलूँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप बता दीजिए, तो वही चीज़ है भाई। यहाँ पे आप क्या रखो, 1 कूलम का चार्ज रख दो, इस 1 कूलम पर नेट फोर्स कितनी लगेगी, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लीजिए इसने फोर्स लगाई, इसको कर दो माइनस, तब समझ में आएगा।
एक ने फोर्स लगाई इधर, इस Q3 ने इसको बोल दिया F1, वहाँ पे अब नहीं लिखना F1 ना, अब लिखना है E1। क्यों? क्योंकि एक कूलम का फोर्स है, एक कूलम का चार्ज है, उस पर लगने वाला फोर्स है। इधर लगेगा Q3, E3 लगेगा, इधर टूवर्ड्स E2 लगेगा, और ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। जहाँ पे आप F लिखते थे वहीं पे आप E लिखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने Q की जगह पे 1 लिखा है। जो नेक्स्ट चार्ज इस पर हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं वो 1 है, तो E नेट क्या हो जाएगा? वेक्टर सम हो जाएगा किसका? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस ऐसे हज़ारों लाखों होंगे, जैसे सबका सम कर लीजिएगा। 4-5 अपन पढ़ता है, हज़ारों लाखों थोड़ी ना पड़ता है। हज़ारों लाखों वाले तो फिर अपन देख लेते हैं मैथमेटिक्स से सहारा लेते हैं, क्योंकि अपन की बस की बात होती नहीं है थोड़ी ना। तो हम लोग वहाँ पे एलन की कोई सीरीज़ ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वही तो जाती है अनंत तक, सीरीज़ ढूंढने लगते हैं। समझ में आई बात? सिस्टम ड्यू टू पंच ऑफ चार्जेस, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ें हमने पढ़ी थी न्यूटन के साहब के फोर्सेस में, है ना, जो चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी फोर्स में, कुलॉम्स लॉ में, न्यूटन साहब वाले फोर्स में बोल रहा था, कुलॉम चाचा के फोर्स में, सेम चीज़ यहाँ पे है। एग्जैक्टली रिपीट टेलीकास्ट, क्वेश्चन भी वही होंगे। ठीक है, तो बस अपन क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। कराऊंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बस क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको पहले क्वेश्चन कराया गया था पॉलीगन टाइप का। कैसा था? यहाँ पे एक ये था, ये था, ये क्यू था, ये क्यू था, और यहाँ पे एक क्यू और था, लेकिन इस क्यू पे मैंने रख दिया 1 कूलम। अब बताइए इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता लेंगे? बताइए, सॉल्व करिए। ऐसे ही पूछा जा सकता है। क्या होगा? इसकी वजह से इधर अवे, इसकी वजह से अवे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता था, ये तो बताने ही भूल गया। चलो ये तो बना भी है इस बार लगभग इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। आपको पता है इसकी वजह से इधर फोर्स, इसकी वजह से इधर फोर्स बराबर होगी, यानी ये ई और ये ई, और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर दो चीज़ें इक्वल हों और उनका हमको क्या निकालना हो, रिजल्टेंट निकालना हो, तो एग्जैक्टली उनके बीच से जाता है, यानी 30 डिग्री पे इनका रिजल्टेंट जाएगा। अगर मैं, अरे आपको बताया तो था मैंने, ये ई है, ये ई है, बीच का एंगल थीटा हो, तो एग्जैक्टली वो बीच से जाएगा 2e cos थीटा बाई 2 करके। यहाँ से ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2। बताया था ना, सेम चीज़ है, वही सेम क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है। मैं क्या बच्चों वाली हरकत कर देखता हूँ, वो मैं मजाक कर रहा था, ऐसे मैं तुतलाता नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एक कूलम का चार्ज रख दो। एक क्वेश्चन ये बन गया, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब इसी में देखिएगा, मैं तीसरा क्वेश्चन बना देता हूँ ध्यान से। मैं इसको कर दूँ -Q, ये बन गया तीसरा क्वेश्चन। मैं कर दूँ इसको यहाँ पे -Q, ये बन गया चौथा क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे मैं कर दूँ एक 5, ये बन गया पाँचवा क्वेश्चन, है ना। ऐसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? अभी तो बीच में रखने वाला बाकी ही है। मैं यहाँ पे रख दूँ Q, यहाँ पे रख दूँ Q, यहाँ पे रख दूँ Q, और इसके सेंटर में पूछ लूँ, सेंट्रॉइड पे यहाँ पे रख दूँ मैं। ये कौन सा हो गया? 6वां सवाल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7वां सवाल कैसे बन सकता है, यहाँ पे -Q कर दो। 8वां सवाल कैसे बन सकता है, यहाँ पे -Q कर दो। 9th क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तीनों माइनस कर दो। हालांकि तीनों माइनस करोगे तो सेम ही आता है, लेकिन नेक्स्ट एक अलग क्वेश्चन तो बन गया अपने लिए। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो फिर आप कमेंट करिएगा, मैं इसकी एक अलग वीडियो डाल दूंगा, पॉलीगन टाइप की न्यूमेरिकल्स, है ना, लल्लू टाइप के क्वेश्चंस की। ये लल्लू टाइप की तो है। फिर इसके बाद 8th के बाद 9th के बाद 10th क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, इनके बीच में ला दो। 11th क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक ये कर दो। 12th इनमें से एक और कर दो। 13th ये, 14th ये, बन तो गया। 14th क्वेश्चन ऐसे बना दिया हमने। अब इसमें आगे बढ़ सकते हो, हेक्सागन ले सकते हो, पिरामिड ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो, लेकिन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस इतने आने चाहिए, बाकी फोर्स से अपन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। काहे इतना परेशान हो रहे हो? एक 15th क्वेश्चन देख लो, 15th तो है। ये टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। वो ये टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया था, मतलब आप कर चुके हैं, लेकिन आप ऐसा समझते नहीं हो। आप समझिएगा कैसे। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q, और यहाँ पे भी Q रखा है। Q है 2
2 माइक्रोकुलम, और नहीं 2.5 सही रहेगा, 2.5 माइक्रोकुलम, यहाँ पे है माइनस ऑफ 2.5 माइक्रोकुलम। ये क्यों था, ये माइनस क्यों था? दोनों के बीच का जो सेपरेशन था वो था 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ से उनके सेंटर पॉइंट से एक 4 सेंटीमीटर दूरी पर मैं आपसे पूछ लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए, ई एट पी। बेसिक से है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाता है। बोल दो मुझे तो पीछे वाले भी टफ लगे थे भैया, ऐसे बोल के चले गए। अरे तुम तो 4 बार पढ़ चुके हो, तुमको तो आता है, हमको तो नहीं आता, हम तो पहली बार आए हैं 12th में। ऐसा लग रहा है हम 4-5 बार। तो मैंने बोला ना, आप कर सकते हो, नहीं आता तो फिर मैं आप कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो समझ में ये बात। अब मैं पूछ रहा हूँ ई एट पी बता दीजिए। तो कैसे करोगे, सिंपल है। यहाँ से आप एक लाइन खींचो, 1 कूलम चार्ज रखो, यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखो, और देखा कि इस 1 कूलम पर एक फोर्स लग रहा है इधर, और 1 कूलम पर एक फोर्स लग रहा है इधर। और अब इस फोर्स ना बोलो, इसको बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये रहेगा 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये ऑब्वियस सी बात है 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आपने ट्रायंगल अगर पढ़ा होगा तो 3 4 5 वाला। अगर ये 3 और ये 4 और ये 5 है, तो ये एंगल पक्के से रहेगा 53 डिग्री, और ये एंगल पक्के से रहेगा 37 डिग्री। ये ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल 53 डिग्री है तो क्या ये एंगल भी 53 डिग्री होगा? और अगर ये एंगल 53 है तो क्या ये एंगल 53 होगा? इतना तेज ना बताओ। अरे बहुत धीरे बता रहा हूँ, बहुत धीरे है। थोड़ा सा वीडियो की स्पीड का कम करोगे। देखो अब समझना, क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बीच से जाएगी? हाँ बिल्कुल बीच से जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2E cos 53। वही तो मैं आपको बता रहा था। बस अब वैल्यू सॉल्व करो। E की वैल्यू क्या हो जाएगी? जहाँ पे E की वैल्यू क्या है, KQ/r², और यहाँ पे R की वैल्यू 5 है। R कितना है? 5 सेंटीमीटर। Q कितना है? 2.5 माइक्रोकुलम। और K कितना है? 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ट्राई करो, ट्राई करो। आंसर कितना आया? ऑप्शन दे दूँ? ऑप्शन ए 1.8 × 10⁷ न्यूटन, ऑप्शन बी 1.08 × 10⁷ न्यूटन, ऑप्शन सी 0.18 × 10⁷ न्यूटन, डी नन ऑफ देम, नन ऑफ दिस। बताइए। अरे इतना तो कर दिया भाई, अब तो ये तो कर दो, नहीं तो डूब के मर जा रे तू चुल्लू भर पानी में। हो गया? क्या आया? ये मुझे नहीं पता, यही आएगा। अरे तभी तो ये आंसर दिया, उतनी देर में कैलकुलेट कर लिया होता। कैसे देखो, 9 × 10⁹ इंटू 2.5 है, तो फिर 2.5 × 10⁻⁶ अपॉन 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 2, इसको लिख दो 25, इसको लिख दो 10⁻⁷, इसको लिखो 25, इसको लिखो 10⁻⁴। अच्छा यहाँ पे तो मैंने 2 तो भूल ही गया था। ये आ गया। E की वैल्यू क्या आई? अभी सॉल्व ना करो। अब यहाँ पे cos 53 की वैल्यू क्या होती है? क्या हो जाएगी? 4/5 कि 3/5? 3/5। तो पुट करिए। मैं कहाँ पे लिखूँ? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ E इज इक्वल टू ई नेट। एक्चुअल में ये ई नेट है। ई नेट इज इक्वल टू क्या था? 2 × 9। अब यहाँ पे आप ये बैलेंस कर लो, कितना बचेगा? 10⁻³ बचेगा। तो बचेगा कितना? 10⁻³ मतलब
10⁻9 - 7 बचेगा 2, 2 - 4 मतलब 2 + 4 6, 6 हो गया। और तो कुछ बचा ही नहीं। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है ये वाला टर्म 53 वाला, 3/5 वाला। सॉल्व कर लो, काम खत्म हो गया। 9 2 जा 18, 3 जा 54 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 न्यूटन। 5 1 जा 5, 5 0 जा 5 8 जा 40, यानी सॉल्व करने पे आएगा 1.08 इंटू 10⁻7 न्यूटन। दैट्स कितना आसान क्वेश्चन था ना। तो उसके ऊपर जो भी नेक्स्ट वीडियो है उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कवर अप करने वाले हैं। तो फिर फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।